तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बसंतकालीन सब्जियां उगाने हेतु नर्सरी तैयारी पर विस्तृत जानकारी। अमरूद के बागों में फलत अवस्था पर लगने वाले रोग कीट एवं उनका नियंत्रण। जाड़े के मौसम में खुले खेत पर सब्जियों की नर्सरी तैयार करना लोहे के चने चबाने के बराबर है। लेकिन अगर आप बसंत काल में अगेती फसल के रूप में बैगन, टमाटर एवं मिर्च को बाजार में अच्छे दामों पर बेचना चाहते हैं तो अभी इसकी नर्सरी डालनी होगी और इस नर्सरी को पाले से भी बचाना होगा, जिस हेतु बहुत ही सस्ता, आसान एवं सर्वसुलभ तरीका हमारे पास मौजूद है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। किसान भाइयों, गर्मी फसल के रूप में इस समय मुख्य रूप से टमाटर, बैगन तथा मिर्च की नर्सरी डालने का उपयुक्त समय है। अतः आप इनकी उन्नतशील किस्मों का चयन करके यह कार्य प्रारंभ कर दें। रही बात नर्सरी डालने की विधि की, तो हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से नर्सरी डालने की विधियों पर उन्नत तकनीकियों की जानकारी देते रहते हैं। अतः यदि आप नर्सरी डालने जा रहे हैं तो कुछ आवश्यक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें, जिसमें प्रमुख है भूमि का चुनाव, नर्सरी बेड की उचित तैयारी, पोषक तत्व प्रबंधन एवं नर्सरी में बीज बुवाई की उचित दूरी इत्यादि। साथ ही जमाव के प्रबंधनों पर अवश्य ध्यान दें ताकि आपको स्वस्थ एवं उचित संख्या में रोपण हेतु पौध प्राप्त हो सके। अतः खुले में टमाटर, बैगन, मिर्च इत्यादि नर्सरी डालने के लिए तकनीकियों को कैसे अपनाएं, यह जानने के लिए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। सब्जियों हेतु पौधशाला तैयार करते समय कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। पौधशाला के लिए ऊंचा स्थान चुनें जहां पानी न भरा रहे। पौधशाला के लिए चयनित स्थान की मिट्टी हल्की हो, जैसे बलुई दोमट या दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 7 के आसपास रहे, ताकि बीज का जमाव सुचारू रूप से हो सके। पौधशाला में क्यारियों को तैयार करने से पहले मिट्टी की एक बार गहरी जुताई या फावड़े की सहायता से खुदाई करना अत्यंत आवश्यक है। अच्छी तरह से सड़ी कार्बनिक खाद, गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट की 40 से 50 किलोग्राम मात्रा प्रति 10 वर्ग मीटर भूमि में मिट्टी में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। पौध गलन पौधशाला की एक भयंकर बीमारी है, जो कि मिट्टी में पनपे कवक से होती है। इसकी रोकथाम हेतु भूमि को फार्मेल्डिहाइड 25 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर मिट्टी को भिगो दें। बुआई के पूर्व क्यारियों को 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि में कतारों में डालकर उन कतारों में बीज की बुआई करने से जड़ गांठ रोग से सब्जियों की पौधशाला सुरक्षित रहती है। क्यारियां बनाना, भूमि को खूब दबाकर समतल कर लें तथा 3 मीटर लंबी एवं 1 मीटर चौड़ी 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बनाते हैं। लंबाई सुविधा अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है, किंतु चौड़ाई 1 मीटर रखना उचित रहता है। प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच में 30 सेंटीमीटर नाली रखनी चाहिए, ताकि कृषि कार्यों को करने एवं आने जाने में आसानी रहे। सामान्यतः सब्जी लगाने वाले क्षेत्र के 1/80 भाग में पौधशाला को तैयार करते हैं। टमाटर, बैंगन, मिर्च की 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए 100 से 125 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की पौध पर्याप्त होती है।
अब आइए बात करते हैं उन्नत किस्मों के स्वस्थ बीजों पर। तो विभिन्न प्रकार की सब्जियों के लिए बीजों की प्रजातियां इस प्रकार हैं। बीज बुआई से पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लें। उपचारित बीज की बुआई तैयार नर्सरी क्यारियों में पंक्ति खींचकर करें, जब क्यारियों की मिट्टी में नमी उचित मात्रा में हो। नर्सरी क्यारियों में बीज बुआई के लिए एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी 5 सेंटीमीटर, बीज बुआई की गहराई 1 सेंटीमीटर पर्याप्त होती है। बुआई के बाद क्यारियों को छनी हुई बारीक खाद एवं बालू मिट्टी के 1:1 के मिश्रण से 1 से 2 सेंटीमीटर परत से ढक देना चाहिए। बीज बोने के बाद महीन फुव्वारे से हल्की सिंचाई करना चाहिए। किसान भाइयों, अभी अपने प्रदेश में शरद ऋतु, पाले एवं कोहरे का भयंकर प्रकोप है। ऐसे में खुले खेतों में जायद सब्जियों की नर्सरी में अंकुरण न होने की समस्या आ सकती है। इन परिस्थितियों में किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही कम लागत एवं तापमान नियंत्रण तकनीक के तहत लो टनल का प्रयोग काफी लाभकारी है, जिसमें आपको इन समस्त क्रियाओं को करने के पश्चात अपने नर्सरी बेड पर बांस की खपचियों या लोहे की राड को अर्धचंद्राकार मोड़कर बेड पर 10 जगह लगाते हैं और इसी पर 35 से 40 माइक्रोन की सफेद पॉलीथीन को ढककर इस प्रकार से बांध दिया जाता है। इस संरचना की ऊंचाई 2 फीट के आसपास रखते हैं। इस प्रकार पॉलीथीन के अंदर नियंत्रित तापमान होने से बीजों का अच्छा अंकुरण तथा अंकुरित पौधों के मरने की समस्या नहीं होती। और जब आपके वातावरण का तापमान अनुकूल हो जाए तो इसको हटाकर और नियमित शस्य क्रियाओं को करना चाहिए। जहां तक सिंचाई की बात है, क्यारियों की सिंचाई समान रूप से धीरे धीरे फुहारे से करनी चाहिए, जिससे मिट्टी कठोर न पड़े तथा बीज व आच्छादित मिट्टी बहे ना। सिंचाई हल्के रूप में प्रातःकाल नियमित रूप से की जानी चाहिए। किसान भाइयों, पौधशाला के पौधों को कुछ हानिकारक कीड़े जैसे एफिड पौधों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए मैलाथियान 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त रोग नियंत्रण हेतु मैंकोजेब दवा 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। समय समय पर पौधशाला से खरपतवार निकालते रहना चाहिए। विषाणु रोगों को फैलाने वाले रस चूसक कीड़े जैसे सफेद मक्खी आदि से बचाने के लिए पौधशाला को नायलॉन की जाली से ढक कर रखना चाहिए। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है पौधों में कठोरीकरण। जब पौध थोड़ी बड़ी हो जाए तब उसे अधिक धूप एवं कम पानी देना चाहिए। प्रतिरोपण के 1 सप्ताह पूर्व पौधों को पूर्ण रूपेण धूप मिलनी चाहिए तथा 1 दिन छोड़कर दूसरे दिन सिंचाई करनी चाहिए या पौध उखाड़ने के 2-3 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। यह क्रिया करने से पौधे कठोर हो जाते हैं और उनमें रोपण के समय झटकों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। सामान्यतः 4 से 6 सप्ताह की पौध जब 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची एवं 4 से 6 पत्तियों वाली अवस्था पर हो जाती है, तब इन्हें प्रतिरोपण के लिए उपयुक्त समझा जाता है। इसके बाद तैयार मुख्य खेत में बनी हुई क्यारियों में इन पौधों को निर्धारित फासले पर रेखांकित पंक्तियों में उचित दूरी पर लगाया जाता है। कुछ छोटे किसान जिनके पास जमीन कम है, वे पौधशाला बनाकर विभिन्न सब्जियों की उन्नत पौध पैदा कर स्वतंत्र व्यवसाय खड़ा कर अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। अमरूद के बागों में इस समय फल लगे हुए हैं, जिसका अच्छा बाजार मूल्य लेने के लिए फलों की गुणवत्ता बनाए रखना जरूरी है और इसके लिए आप बागों में कीट रोगों से वृक्षों तथा फलों को बचाना होगा आपको, और जिसकी जानकारी हम लेकर आए हैं कार्यक्रम की इस कड़ी में। अमरूद की बागवानी का क्षेत्रफल अपने प्रदेश में ज्यादा है और इसकी बागवानी में कीट एवं बीमारियों का प्रकोप समय समय पर होता रहता है, जिसमें हानिकारक कीटों की बात करें तो फल मक्खी, फल बेधक एवं तना छेदक कीट के कारण अमरूद के फल टहनियों की क्षति ज्यादा होती है। रोगों में उकठा रोग के कारण पूरा का पूरा बाग ही सूख जाता है। यदि समय रहते इन कीटों एवं रोगों की उचित रोकथाम नहीं की गई तो आपकी अमरूद की बागवानी घाटे की तरफ जा सकती है। परंतु बागवान भाइयों के सामने समस्या यह है कि इन कीटों एवं रोगों के नियंत्रण की सही जानकारी का अभाव पाया जाता है। तो किसान भाइयों, आप इन कीट एवं रोगों के नियंत्रण के प्रति अज्ञान हैं
इसकी जानकारी हेतु आज हमने आमंत्रित किया है जिला उद्यान अधिकारी बलिया के सुभाष चंद्र राय को। किसान भाइयों, अभी शरदकालीन अमरूद की फसल का मौसम चल रहा है और जैसा कि आप जानते हैं अमरूद की फसल में शरदकालीन फसल को ही वरीयता दी जाती है, क्योंकि वर्षाकालीन फसल में कीड़े बीमारियां ज़्यादा लगती हैं और शरदकालीन फसल की गुणवत्ता अच्छी होती है। इस मौसम में जो बरसात वाली ज़्यादातर बीमारियां होती हैं वो इसमें कम लगती हैं। इसके बावजूद यदि हम लोगों ने अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस बढ़िया से नहीं किए होते हैं तो इस मौसम में भी बीमारियाँ लगने की संभावना बनी रहती है। अमरूद के फसल में विल्टिंग एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी होती है और काफ़ी घातक बीमारी भी होती है अमरूद के पौधों के लिए। खास करके इलाहाबादी सफ़ेदा में ये बीमारी काफ़ी आती है। सरदार वैरायटी जो होती है लखनऊ उनचास, उसमें ये बीमारी कम आती है। तो ये उकठा रोग जिसे हम कहते हैं, ये उकठा रोग एक तरह से है। इसमें पौधे जो हैं उसकी टहनियाँ सूखने लगती हैं, उसमें देखने पर, गौर से देखने पर उसमें भूरापन आ जाता है और धीरे धीरे करके हमारे पूरे पौधे सूख जाते हैं और पूरा का पूरा बगीचा धीरे धीरे करके साल 2 साल के अंदर पूरा का पूरा बगीचा इससे अफेक्टेड हो जाता है। तो इससे पे नियंत्रण करने के लिए जहाँ ये बीमारी दिखाई दे उस टहनी को काट दें। और ये चूँकि फफूंदजनक बीमारी होती है, जड़ों से उत्पन्न होती है, तो इसमें आप जो एक सबसे इफेक्टिव दवा इसकी एस्परजिलस नाइजर एक स्टेन होता है जिसे आप गोबर पे डेवलप कर सकते हैं, गोबर की खाद में इसे डाल दें, जैसे ट्राइकोडर्मा डालते हैं, और इसे डाल करके इसे यदि नए पौधे हैं तो 5 किलोग्राम प्रति पौधे की दर से, और यदि पुराने पौधे हैं तो 10 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ इसे डेवलप करके आप पौधों में डालिएगा तो इसका बहुत इफेक्टिव नियंत्रण आपको प्राप्त होगा। जहाँ तक कीड़ों की बात है तो कीड़ों में हमारे पौधों में जो होता है फल मक्खी सबसे महत्वपूर्ण कीड़ा होता है जो हमारे फलों को प्रभावित करता है। ये ज़्यादातर बरसात के मौसम में आता है, लेकिन इस मौसम में भी इसका प्रभाव देखा जाता है। तो इसके नियंत्रण करने के लिए तमाम तरह के कीटनाशी बाज़ार में होते हैं, लेकिन इसके नियंत्रण करने के लिए घोल बना करके यदि आप अपने बगीचे में जगह जगह टांग दें, जैसे कि 0.1% मिथाइल यूजिनॉल और 0.1% मेलाथियान का घोल बना करके आप अपने जगह जगह एक डिब्बे में रख करके उसे अपने बगीचे में टांग देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो कि इसकी गंध से आकर्षित होकर कीड़े आएंगे और इसमें डूब करके मर जाएंगे। तो इसका बहुत प्रभावी नियंत्रण इससे हो जाता है। इसके अलावा एक फल बेधक कीड़ा भी इसमें लगता है, छेद करके उसे अंदर खराब कर देते हैं और पूरी तरह से हमारे फलत को बर्बाद कर देते हैं। तो इस पर भी नियंत्रण करने के लिए हमें 0.4% का डाइमिथोएट का छिड़काव यदि करेंगे तो इस कीड़े से हमें नियंत्रण मिल सकता है। इसके अलावा हमारे पौधों में छाल खाने वाले कीड़े भी लगते हैं। छाल खाने वाले कीड़े इसकी छालों को खा करके इसकी संचरण तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे पौधा जो होता है पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पौधा बहुत अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाता है। तो छाल खाने वालों कीड़ों के नियंत्रण करने के लिए हम 0.2% कार्बरिल या 0.4% डाइक्लोरोवॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम सर्दियों की फसल को अपनी रोग बीमारी से बचा लेंगे तो बेहतर फलत प्राप्त करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
तंबाकू की खेती हमारे राज्य के मध्य एवं पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है। हालांकि इसका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है, जिसका कारण इस फसल में अपनाए जाने वाले प्रबंधनों में जटिलताओं का होना माना जाता है। अगर आपने यह फसल लगा रखी है तो आपको इसमें शस्य कार्यों को वैज्ञानिक तरीकों से करना होगा, जिसकी पूरी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। प्रदेश की मुख्य व्यावसायिक फसल तंबाकू की बात करें तो कानपुर, लखनऊ तथा फैजाबाद के कुछ किसान इसकी खेती करते हैं। इसकी लोकप्रियता एवं बाजार मांग वर्ष भर बनी रहती है। यही सब देखकर किसान भाई तंबाकू की खेती की तरफ आकर्षित हुए हैं। प्रायः यह देखा गया है कि हमारे किसान भाई तंबाकू की फसल लगा तो लेते हैं, परंतु समय से उनकी देखरेख नहीं करते हैं, जिसके कारण तंबाकू के पत्तों की उपज तथा गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि तंबाकू की फसल और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमें इस समय कौन कौन सी कृषि क्रियाओं को करना चाहिए, जिससे हमें उच्च कोटि के तंबाकू के पत्ते प्राप्त हो सके। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हम आपको मिलवा रहे हैं तंबाकू अनुसंधान केंद्र कानपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर AK श्रीवास्तव से। किसान भाइयों, इस समय जो किसान भाई तंबाकू फसल के उत्पादन में लगे हुए हैं, उनके लिए तंबाकू के लिए सबसे मुख्य ये आपकी कैश क्रॉप है। ये फसल जो इस समय चल रही है, ये फसल जो इस समय चल रही है, निकोटीन कंटेंट है, इसका मेडिसिनल उपयोग भी है। दूसरी चीज़, ये अन्य उत्पादों में इसका प्रयोग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। इसकी जड़ को छोड़कर इसका पूरा पौधा आपके आर्थिक उपयोग के लिए है। किसान भाइयों, इस समय करीब 15 से 20 दिन की पौध खेतों में लगाई जा चुकी है। मैं आपको इस समय इसके फसल प्रबंधन के बारे में बताना चाह रहा हूं कि रोपण के बाद कौन कौन से कार्य मुख्य हैं। किसान भाइयों, तंबाकू में सबसे पहले उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं। इसमें 160 किलो नत्रजन, 40 किलो पोटास और 40 किलो फास्फोरस इस प्रति हेक्टेयर की दर से दी जाती है, जिसमें पहली अवस्था में ये रोपण कार्य के समय पे है। इसमें आपको 50 किलो नत्रजन, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास तीनों को मिलाने के बाद आप पौधे से 3 से 4 इंच की दूरी पर प्रति पौधे पे आप थोड़ी थोड़ी खाद को रखते चले जाएं। इस स्टेज में चूंकि पत्ते छोटे हैं, आप छिड़काव करके भी इसको खेत में उर्वरक को दे सकते हैं, क्योंकि पत्तों की आकार इस समय छोटा है, पत्तों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि दोपहर के बाद खाद का बुरकाव करें। दूसरे दिन सुबह 10 बजे के बाद किसान भाई खुरपी से निराई गुड़ाई की क्रिया को शुरू करें। इसमें 2 फायदे होंगे कि उर्वरक का जो मिलाव है खेत में वो अच्छी तरह हो जाएगा और खरपतवार नियंत्रण, जो पोषक तत्व की मात्रा को खरपतवार ग्रहण कर सकते थे वो खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। पूरा पोषक तत्व पौधों को, जो हमारी मुख्य फसल है तंबाकू, उसको पूरे पोषक तत्व मिल जाएंगे। शेष उर्वरक 50 दिन की अवस्था के बाद जब 4 से 5 पत्तियाँ करीब 4 से 5 इंच आकार को ले लें चौड़ाई में, तब आप अगली उर्वरक 50 किलो नत्रजन, शेष 20 किलो फास्फोरस और 10 किलो पोटास का मिक्सचर बना के उसमें डालें। वो भी जब जमीन में नमी की आवश्यकता सफिशिएंट, मतलब उपयुक्त मात्रा में जमीन में नमी हो। अन्यथा एक सिंचाई देने के 4 से 5 दिन के बाद नत्रजन का प्रयोग करें इस मात्रा का। उसके बाद खरपतवार निराई गुड़ाई की। आखिरी जो नत्रजन का और उर्वरक की मात्रा का प्रयोग होना है 10 किलो पोटास और शेष आपकी 50 किलो जो नत्रजन है उसका उपयोग शीर्ष की तुड़ाई और शाखा नियंत्रण। लेकिन किसान भाई ध्यान रखें, शाखा नियंत्रण पर खास तौर से ध्यान रखें। शीर्ष की तुड़ाई का कार्य होता है। शीर्ष की तुड़ाई में किसान भाई बहुत खास तौर से ध्यान रखें, ऊपर से जो सबसे छोटी पत्ती हो 4 से 5 इंच चौड़ाई की पत्ती को शीर्ष के साथ तोड़ दें, क्योंकि वो हमारी रचित पत्ती की गुणवत्ता में नहीं आती है। शीर्ष को तोड़ें और खाद देने के बाद निराई गुड़ाई करें, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण में निराई गुड़ाई पहले और खाद बाद में देंगे तो पूरी मात्रा जो है हमारी मुख्य फसल के द्वारा नहीं ग्रहण की जा जाएगी। इसलिए पहले नत्रजन का उपयोग करें, उसके बाद आप निराई गुड़ाई करें। सिंचाई प्रबंधन में किसान भाइयों सिंचाई ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। आर्द्रता मौसम में ज़्यादा है, ओस बहुत पड़ रही है, इसलिए सिंचाई की नमी की स्थिति को बनाए रखना है। हमारे प्रदेश के जिन कृषकों ने फूलों की खेती के अंतर्गत ग्लेडियोलस फसल लगाई है वो अभी वनस्पति के बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर होगी।
और इस फसल से अधिक उपज के लिए कौन कौन से कर्षण कार्यों को करना होगा, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए हमारी ये प्रस्तुति। यहाँ हम ग्लैडियोलस की बात करें तो इसके फूलों की बढ़ती मांग के कारण इसकी खेती का क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो जिन किसान भाइयों ने ग्लैडियोलस की खेती कर रखी है, उनकी फसल उनकी रोपाई के समय अनुसार विभिन्न अवस्थाओं पर होगी। अतः इस फसल से अच्छी गुणवत्ता युक्त उत्पादन लेने हेतु आपको कुछ समसामयिक कार्य जैसे खरपतवार प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन एवं पौध सुरक्षा इत्यादि को अमल में लाना होगा। लेकिन प्रायः देखा गया है कि इन तकनीक बिंदुओं की जानकारी हमारे किसान भाइयों को नहीं होती। तो फूल उत्पादक भाइयों, यदि आपने भी ग्लैडियोलस की फसल लगा रखी है तो उसमें कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाएं, इस विषय पर जानकारी देने हेतु आज हमारे बीच उपस्थित हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति। ये जो अभी अपन यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इधर ये करीब 40 दिन का हो गया है। सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी मतलब बने मेंटेन करके इसको हम लोग ने लगाए हैं ऐसे करके। और लगाने के बाद में लगाते समय इसमें सुपर फास्फेट पोटास की मात्रा पर हेक्टेयर के आधार पे 160 किलो मतलब नाइट्रोजन और 100 किलो आसपास मतलब बने सुपर फास्फेट और 80 किलो पोटास की मात्रा देते हैं। और ये जो पोटास और सुपर फास्फेट की मात्रा को आधार रूप में देते हैं और नाइट्रोजन की मात्रा को 2 भाग में, पहला तो बेसल उसमें एक चौथाई, उसके बाद में बच्चे जो रहते हैं उसको 2 भाग में करते हैं। 20 दिन के अंतराल पे इसको खेत में देकर लोग इसको अच्छे से गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा देते हैं इसमें से करके। फिर निदाई गुड़ाई तो कॉमन चीज़ है, वो चलता है। फिर बाद में अपन देखते हैं कि इसमें एक बार मिट्टी चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जब फूल आने लगता है तो उस समय क्या है, फूल के वजन के कारण मतलब ये गिरने लगता है, जिसको लाजिंग कहते हैं। तो वो फूल की क्वालिटी मतलब मैंने ख़राब होने लगती है। इसलिए 1 या 2 बार अगर गुड़ाई करते समय मिट्टी चढ़ा दे तो मतलब पौधा मतलब सीधा खड़ा रहता है और सुंदर फूल आता है इसमें से करके। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें सिंचाई का हर 10-12 दिन में हम लोग इसमें सिंचाई करते हैं। जैसे जैसे मतलब अभी ठंड के सीज़न आ रहा है तो 8-10 दिन में सिंचाई करते हैं। और सिंचाई करने के बाद में फिर जैसे किसी प्रकार की कोई यानी बीमारी या कुछ इस टाइप का लक्षण दिखता है तो यानी लगता है। वैसे इसमें कीड़ा तो हम लोग अभी तक मैंने 2 साल के परीक्षण में देखे कि किसी प्रकार की कीड़ा से उसमें हानि नहीं हुई है। अब बीमारी भी इसमें पत्ती में कभी कभी यानी ऊपर में भूरापन आता है, जिसको बोरान डिफिशिएंसी के कारण बोलते हैं। तो उसके लिए बोरेक्स पाउडर के मतलब छिड़काव करना चाहिए, या अपने पास जो फंजीसाइड होता है मैंने फफूंदनाशक दवाई जो मैंने बायोस्टिन या मैंने डाइथेनियम 45, दोनों में से किसी एक को 8-10 दिन के अंतराल से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल करके छिड़काव करना चाहिए। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कॉमर्शियल ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होते हैं। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। आम खबरों से अलग ऐसी खबर, दमदार है जिसका वजूद, जिसमें हैसियत है लोगों पर बड़े पैमाने में असर करने की, वही खबर है विशेष। देखिए इस समय पर। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है सिधौली सीतापुर से महेंद्र सिंह ने। आप इस समय गेहूं की बुआई करना चाहते हैं और विलम्ब से बुआई की प्रजातियां तथा बुआई विधि पर जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। गेहूं की जो हमारी सफलता रूप से खेती की जा सकती है,
किसान भाइयों, खेत की तैयारी के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है प्रजातियों का चुनाव। इसके लिए किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कृषि विश्वविद्यालय कानपुर ने गेहूं की बहुत ही अच्छी उन्नतशील प्रजातियां निकाली हैं, जिनकी बुआई हम 15 दिसंबर तक करते हैं। किसान भाइयों, बीज प्रजातियों के चुनाव के बाद बीज उपचार आता है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि कोई भी बीज अगर हम किसी सरकारी संस्थान से ले रहे हैं तो वो पूर्ण रूप से उपचारित होता है। लेकिन अगर हमारे किसान भाई अपने संसाधनों से जो बीज होता है उसको लेकर के अगर बुआई करते हैं तो उससे कोई भी हम जो बीज शोधन की दवा है उसमें थीरम भी हो सकती है, कार्बेंडाजिम या बबिस्टिन, इसमें से कोई भी दवा लेकर के 2 से 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से अगर शोधित कर लेते हैं और शोधित करने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटा छाया में सुखा करके इसकी बुआई करते हैं तो जो हमारी प्रारंभिक तौर पर करीब 70 से 80% बीमारियां लगती हैं उनको हम प्रारंभिक स्तर पर ही रोक करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे पास नई मशीनें आ गई हैं, सीड ड्रिल जिसको हम सीड कंफर्टेड सीड ड्रिल बोलते हैं, या जीरो ड्रिल मशीन भी आ गई है। उसमें हम खाद और बीज दोनों एक ही साथ में मशीन में डाल देते हैं और उसके हिसाब से जो दूरी होती है लगभग लाइन से 15 से 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग जो हमारी निर्धारित मशीन में होती है उसी के माध्यम से हम उसकी बुआई करके और लास्ट में पाटा लगा करके तैयारी कर लेते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि से संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।